क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। SCO S security, C connectivity, O opportunity। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कूटनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, लेकिन कूटनीति की परीक्षा इस बात से जरूर होती है कि मल्टीलैटरल समीकरणों में राष्ट्रहित कितना आगे रहा। चीन में SCO देशों का सम्मेलन समाप्त हो गया, लेकिन वहां भारत के आउटकम देखिए। पहलगांव पर SCO भारत के आगे झुका और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र किया गया क्योंकि भारत ने एकदम नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल पोजीशन अपना सख्त रुख रखा आतंकी हमलों पर। रशिया के साथ भारत के संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का दबाव बेअसर दिखा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री देखते बनी। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने मोदी के लिए 10 मिनट इंतजार किया और अपने साथ अपनी कार में प्रधानमंत्री से चलने के लिए कहा, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों पर एक गाड़ी आप कह सकते हैं आगे बढ़ी है, लेकिन चाइना का ब्रिक्स हो या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा है। इन मुद्दों को सख्ती के साथ वहां पर रखा गया। भारत रशिया दोस्ती के बावजूद यूक्रेन पर मसले पर शांति के भारत के स्टैंड को प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है। सवाल यह है कि क्या SCO में भारत का कूटनीतिक कमाल अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक है? क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता ना करते हुए रशिया, चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तिकड़ी बनाने में कामयाब है? यही है आज हल्ला बोल का विषय, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। हम शांति के पक्षधर हैं, आतंकवाद से समझौता नहीं कर सकते, अपनी रणनीतिक संप्रभुता पर अडिग है। SCO समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भारत के इन 3 विश्वासों को और मजबूत करने वाला रहा। ट्रंप टैरिफ के बीच ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक थी। SCO से तब तो टूक संदेश पाकिस्तान को भी मिला जब मोदी और पुतिन की साथ साथ चलने की तस्वीरें दिखी। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन दोनों की मौजूदगी के बावजूद SCO घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हुआ। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? अभी जून में चीन में ही हुए SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का साझा बयान सिर्फ इसलिए नहीं आ सका था क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। यानी आखिरकार आतंकवाद पर भारत अपनी बात मनवाने में सफल रहा। SCO समिट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर चीन को भी नहीं बख्शा। That bypasses sovereignty, losing trust and dignity। इसके बाद जब SCO समिट स्थल से राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक कार में बैठकर नरेंद्र मोदी रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने गए तो उस बातचीत में उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध पर वही कहा जो भारत का स्टैंड है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे,
संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। यूक्रेन पर ऐसे स्पष्ट बयानों के बावजूद भारत रूस संबंधों पर कोई आंच नहीं। 40 मिनट की मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि दिसंबर में आपकी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार है, तो पुतिन उन्हें माय डियर फ्रेंड कहने से नहीं हिचकिचाए। Декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. वजह है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, लेकिन विदेश नीति के बीच भारत की राजनीति भी है। 100% जो कॉर्पोरेट हाउसेस है अपर कास्ट के हाथ में ही है। अपर कास्ट रसिया से तेल खरीद करके रिफाइन करके ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं और जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, यह भी सच्चाई है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दशकों में या हो सकता है सेंचुरीज में दलित और पिछड़े इस काबिल हो पाएंगे कि वह ऑयल रिफाइनर हो पा सके। तो जो पीटर नवरो ने जो बात कही है तथ्य तो सही है। पाने में नाकाम ट्रंप का कैंप अब भारत की राजनीति को तूल देना चाहता है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा के लिए। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। विना सीकरी साहब जो कि पूर्व राजनयिक रह चुकी हैं, जानी मानी नाम है कूटनीति के क्षेत्र में। सुशांत सरीन जी हमारे साथ सीनियर फेलो ORF के जुड़ गए हैं। रुबिंदर सचदेवा विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, इस पड़ाव पर भारत अपनी विदेश नीति को किस तरह से देख रहा है? क्योंकि देखिए, रशिया के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वाली दादागिरी की वजह से अमेरिका से हमारा रिश्ता बिगड़ा हुआ है। चाइना से हम कहां खड़े हैं? और यही सवाल है जिस पर विपक्ष घेर रहा है। लेकिन क्या हम एक सांकेतिक रूप से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर विश्व के सामने रख रहे हैं? अंजना जी, सबसे पहले जो सबसे मजबूत संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया है वो ये दिया है, हम अपनी विदेश नीति किसी और की कलम से नहीं लिखते हैं बल्कि अपने आत्मबल से लिखते हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज नरेंद्र मोदी जी का जो रूप पूरे विश्व ने देखा है और SCO समिट में बाकियों ने देखा है, एक बात साफ हो गई है कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व में सबसे सम्मानित और सबसे विश्वसनीय नेता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 मिनट का भाषण था। 10 बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और एक स्पष्ट संदेश दिया उस आतंकी मुल्क को भी जिसके प्रतिनिधि शहबाज शरीफ वहां उपस्थित थे। और साथ में यह भी कहा अंजना जी, अगर आतंकवादी देश के साथ कोई और देश खड़ा रहता है तो यह भी भारत को स्वीकार्य नहीं है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा मजबूती से कोई ये बात नहीं रख सकता था। और इसके बाद स्टेटमेंट आया है जो स्पष्ट करता है कि SCO में आतंकवाद से लड़ाई एक प्रमुख मुद्दा रहा। दूसरी बात, देखिए हमें ये समझना होगा कि कैसे अमेरिका के न्यूज़पेपर जो हैं, मैं देख रहा था, वो इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा, एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा सारे दर्शकों के लिए। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति, जो कि 7 वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा है, बीजिंग के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि वह एक प्रभावशाली अमेरिकी सहयोगी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मतलब चोट लगी अमेरिका में भी और ये लगनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी संप्रभुता का सवाल है। भारत जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो निर्णय लेगा। बोलिए गौरव जी पूरा। भारत वो निर्णय लेगा जो भारत के हित में होंगे। अच्छा, कुछ लोग कांग्रेसी पार्टी ये गिन रहे हैं कि शी जिनपिंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरी कितनी है, शहबाज शरीफ की दूरी कितनी है। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए अंजना जी, मान लीजिए भारत इस सम्मेलन में ना जाता, क्या संदेश जाता? एक आतंकिस्तान वहां कब्जा करता है SCO मंच पे, और उसके बाद
भारत के खिलाफ देशों को करता। आज ठीक। नरेंद्र मोदी जी जब वहां गए हैं तो हमने अपने पुराने जो मित्र हैं उनसे मित्रता मजबूत करी है और जो न्यूट्रल देश थे उनको भी मित्र बनाया है। और खासकर वो मैं तस्वीर नहीं भूलूंगा जिसमें शहबाज शरीफ जैसे किसी डिनर पार्टी में दरबान खड़ा होता है या वेटर खड़ा होता है, वो देख रहा है नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बात कर रहे हैं। हमने आतंकिस्तान को उसकी सही जगह भी दिखाई है और वो चू नहीं कर पाया है और अमेरिका को बताया है कि तुम्हारी चौधराहट हम स्वीकार नहीं करते हैं, अगर विश्व का कोई नेतृत्व करेगा तो वो भारत करेगा। ठीक है अजय जी, आपके पास आ रही हूं। देखिए आज जो बड़ी बातें हैं उसमें इन तस्वीरों को कोई भी विश्व नकार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केमिस्ट्री उनकी दिख रही है, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग हो। देखिए विश्व में बदलते हालात में ट्रंप की जो टैरिफ वाली नीति है उसके खिलाफ एक दिख रहा है कि एक छवि जरूर पेश करने की, जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति कहता है उसके सामने ये तमाम मुल्क और जिसमें भारत तटस्थ खड़ा है 50% टैरिफ लगा दिया सर, लेकिन हम खड़े हैं अपने हमारा जो ट्रेड डील है अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि कई मुद्दों पर हम नहीं झुक रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि एससीओ से ये जो अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि है उसको चैलेंज एक जाता हुआ एससीओ से दिख रहा है? अजय जी। अंजना जी, सच्चाई पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। विदेश नीति में जिस तरह से भ्रमित विदेश नीति और असंतुलित आज हो गई है, मुझे लगता है भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद आज तक ऐसी परिस्थिति कभी नहीं रही। टेरिफ पर टेरिफ अमेरिका की कहीं ना कहीं प्रहार हमारे प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकल रही है एक भी आवाज। जो सच्चाई है इसको सब स्वीकारते हैं। अब एससीओ में जाकर के, एससीओ यही एससीओ है ना, बीआरआई के मामले में हमने क्या क्या वहां कहा, वो टेररिज्म को लेकर के कितनी चीजें बहस हुई थी। हम ये यदि दिखाएं कि 10 मिनट कौन खड़ा हो गया, कौन कार में बैठा लिया, यही तो 10 से 11 साल से पूरा देश देख रहा है। कहाँ मोदी मोदी चिल्ला लिया, कहाँ फोटो खिंचवा लिया, कहाँ ट्रेंडिंग हो गया, कहाँ हाथ मिला लिया, कहाँ आगे आ गए, कहाँ झप्पी ले ली, कहाँ एक दूसरे से मिल लिए। फिर हुआ क्या? फाइनली देश के विदेश नीति का संतुलन इतना बिगड़ क्यों गया? आज परिस्थिति यह है कि क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं है, इसको सच्चाई स्वीकारना होगा। कूटनीति का क जो है भारत सरकार भूल गई है, क्योंकि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी पर इन्होंने कुछ अपने लोगों को रख लिया। सच्चाई है कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होती तो आज ये स्थिति हमारी नहीं होती। भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा रहा, और उस चाइना के साथ जो हमारे गलवान में शहीद हमारे हुए साथी, उनके कारण हम इतने सालों से जो संबंध नहीं रखे थे, आज फिर वही बात मास्टर स्ट्रोक हो गया, या हमने जो है एकदम अलग से एक नया नैरेटिव दे दिया। ये नहीं है। एससीओ की जो परिस्थिति है सबको पता है, दो लोगों का डोमिनेंस है वहां, रसा का और चाइना का। विश्व की जो परिस्थिति है इसमें भी यदि देखें तो भारत बेवजह उन सभी यूरोपियन देशों को हम नाराज करते जा रहे हैं। आने वाले समय में नाटो के मेंबर्स को यदि हम एक तरफा फैसला लेने की स्थिति में है तो नाटो के लोग, जिसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं, और सच मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि एक कहावत हमारे यहां है, खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। ये परिस्थिति इस देश में हो गई है। रुक जाइए, ये परिस्थिति हो गई है क्यों? ये तेल का खेल किसको लाभ पहुंचा रहा है? रिलायंस और न्यारा को। $16 बिलियन 6 महीने में, अरब डॉलर 6 महीने में वो कमाया है। 45% तेल रसा से ले जाकर के यूरोप बेच रहा है। हमने यूरोपियन मार्केट को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? लाभ किसी को हो रहा है? क्या हमको, आपको, आपके दर्शकों को 1 रुपए तेल में कमी आई है? तेल के दाम में वही मिल रहा है। प्रश्न है इस देश के लोगों को। इसके कारण हम विश्व से संबंध बिगाड़ रहे हैं। वैश्विक शक्ति, ठीक है, ट्रंप पागल हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा। बहुत लोग ये बात कहते हैं, भाजपा के समर्थक आजकल, पहले जो वो भक्ति करते थे। लेकिन ये भी है कि अमेरिका जैसे देश से आप यदि इस तरह से संबंध अपने मित्रों के कारण निगेटिव कर रहे हैं तो आपको एक अलग मार्केट ढूंढना चाहिए। व्यापार जितना हमारा घाटा होगा अमेरिका से, क्या क्या ये सीओ के मेंबर्स पूरा कर पाएंगे? ये सीधा सवाल है। आप ही का सवाल बीना सीकरी जी और उसके बाद से सुशांत सरीन जी और रविंदर सचदेवा, तीनों से मैं पूछूंगी जी। ठीक है, मैं लौट रही हूं। उनके 3 कंसर्न्स है, विपक्ष के 3 कंसर्न्स हैं। वीना मैम, आपसे शुरू करते हैं। वो ये कह रहे हैं
कि हम जो नेटो मुल्क है, जो यूरोपीय देश है, उनसे अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं जब हम पुतिन और चाइना के साथ इस रिक वाले में हम इतने सघन और बड़े तरीके से दिखते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए, ट्रंप के खिलाफ वो चाहते हैं कि पीएम बोले। और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि ये सब बस फोटो ऑप है जो चलता रहता है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि पूरी दुनिया में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी है, इसी की वजह से भारत आज बिल्कुल अपना सर ऊंचा रख के पूरे विश्व में पहचाना जा रहा है। क्योंकि हमने ये कहा है कि फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए कोई जीरो सम गेम नहीं है। ये नहीं कि हम एक से रिश्ता बढ़ा रहे हैं तो दूसरे से कम कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम हर एक ग्रुपिंग से, हर एक बायलैटरल रिश्ते को अपने अपने तौर तरीके से देख रहे हैं, और जो उसमें फायदा है, जो भारत के इंटरेस्ट में अच्छा है, उसी को हम बढ़ा रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं तेल की खरीदारी की बात, अमेरिका ने खुद भारत से कहा था कि आप रशिया से तेल खरीदिए ताकि विश्व में जो तेल की कीमतें हैं वो काबू में रहें और वो आगे ना बढ़ें। तो इसलिए भारत ने रशिया से तेल खरीदने की शुरुआत की थी, और उसी वजह से आप देखिए आज के दिन में ये तेल जो है, डीजल जो है, वो यूक्रेन पहुंच रहा है। यूक्रेन का जो सबसे बड़ा डीजल खरीदने का सोर्स है वो भारत है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हम सारी दुनिया में इसका फायदा उठा रहे हैं। यूरोप भी इसमें फायदा उठा रहा है। यूरोप के रिश्ते भारत से कैसे खराब होते थे, कोई ऐसी गलत बात को कैसे कह सकता है। अभी हाल ही में हमने यूके से एक बहुत अच्छा FTA कंक्लूड किया है, और इसी वजह से ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूके से कंक्लूड किया है, इसी वजह से काफी चीजें जो शायद अब अमेरिका नहीं जा सकती हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, ज्वेलरी है, वो अब यूके जा सकती हैं। और रूस ने भी ये कहा है कि देखिए जो भी आपकी चीजें अमेरिका नहीं जा रही है हमें भेजिए, हम खरीदना चाहते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, पूरे विश्व में मल्टीपोलैरिटी की पॉलिसी है। हम हर एक ग्रुपिंग के साथ, हर एक बायलैटरल रिलेशन जो हर एक देश के साथ, उसको बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं। जो जापान की विजिट हमारे प्रधानमंत्री जी की रही, वो इतनी सफल थी कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी नेवल मास्ट कम्युनिकेशन एंटेना जो बन रहे हैं, वो जापान और भारत इकट्ठे इसको डेवलप कर रहे हैं। इससे भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में बहुत ही अच्छा अंतर पड़ेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि पूरी विश्व ये देख रही है कि देखिए क्वाड रहे ना रहे, लेकिन भारत और जापान के रिश्तों के बदौलत जो हमारी पॉलिसी मैरिटाइम सिक्योरिटी की है, इंडो पैसिफिक एरिया में जो हमारे कंसर्न है, वो सारे मिल रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एससीओ समिट में जो हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच रही, उसमें उन्होंने सारे आंकड़े कह दिए जो हमारे देश के कंसर्न के हैं। उन्होंने ये भी कह दिया चीन के प्रेजेंस में कि देखिए जो अब बायलैटरल कोऑपरेशन होती है, वो क्योंकि सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसे। बिल्कुल। और उनकी एग्जैक्ट लाइन थी मैम, वीना मैम, उनकी एग्जैक्ट लाइन थी कि कनेक्टिविटी में भी आपको सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा और किसी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान हो। तो जाहिर तौर पर उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको लेकर उनका इशारा था। सुरक्षा पर उन्होंने घेरा पाकिस्तान को, पहलगाम को शामिल किया गया। और इसीलिए सुशांत सरीन जी, आपकी नजर में क्या बड़ी बात दिख रही है, उपलब्धि के तौर पर देखें? और विपक्ष का जो ये एक कंसर्न है, वो कह रहे हैं भाई गलवान भूल जाएंगे क्या हम, और हम चाइना पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो वहां पर तो हमेशा ट्रेड विद कॉशन ही रहेगा। यार अंजना, भरोसा तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। अभी तक हम अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे, उसका क्या हमारे को हुआ हमारे साथ। और जहां तक भरोसे की बात है और चीन के साथ हम क्या गलवान भूल गए, तो मुझे तो याद है कि तमाम सरकारें, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी की हो, पाकिस्तान से तो हमारे ऊपर 40 साल से आतंकवाद थोपा जा रहा है। ये कुछ वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले हमने पाकिस्तान से बातचीत करनी बंद कर दी, नहीं तो हम तो लगातार उनसे पप्पी जप्पी कर रहे थे। उनको यहाँ पर दावतें देते थे, मोमबत्ती मार्चेस होते थे, मुशायरे होते थे, तमाम चीजें होती थी। उस समय हमको याद नहीं आता था कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद हो रहा है उसका कितना भारत के लोग खामियाजा भर रहे हैं। कूटनीति में आप इस तरीके की काम करते हैं जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीन जैसे देश के साथ जहां पर आपके कुछ क्लैशेस हुए हैं,
लेकिन क्या चीन के हमारे रिश्ते उस कगार में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ है? पाकिस्तान तो हमारे ऊपर एक सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर करने को तैयार है, वो तो यहाँ पर धर्म युद्ध कर रहा है। हम तो चीन के साथ तो हमारा कोई धर्म युद्ध नहीं है। अब पता नहीं हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं इनको उससे कोई मतलब है या नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है भारत को लेकर, हिंदुओं को लेकर, और किस तरीके का हिंदुओं के साथ बर्ताव होता है पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ हमारा कभी भी रिश्ते बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। चीन के साथ हमारा ये हाल तो नहीं है ना। दो देशों के बीच में एक मतभेद है, उसमें बहुत सारे विवाद हैं, और मैं ये मानता हूं जो ये बात हो रही है कि वो विवाद केवल एक मुलाकात से खत्म नहीं होंगे। तो वहां पर तो मैं मानता हूं कि सच्चाई जो है वो जो भाटिया साहब कह रहे हैं और जो अजय जी कह रहे हैं इसके बीच में कहीं पे है। तो ये नहीं है कि अब सारा ही अब हिंदी चीनी भाई भाई होने लगा है, बिल्कुल नहीं होने लगा वो। लेकिन आपने कुछ कदम उठाए हैं ताकि रिश्तों की में कुछ बेहतरी आ सके। दूसरी चीज है कि अभी अजय जी बात कर रहे थे, और एक बात तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम ऑल्दो एम्बेसडर साहब काफी उम्मीद रख रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका की मार्केट में जो सेल लगेगी भारतीय उत्पादों को वो कहीं पर पूरी हो पाएगी, तो वो तो चोट लगेगी हमारे को। लेकिन मुद्दा ये है कि सिर्फ अगर एक टैरिफ की बात होती तो हम झेल भी लेते, उसको मैनेज भी कर लेते। लेकिन अमेरिका ने तो लिटरली दुश्मनी दिखाई है ना हमारे साथ सडनली, और उसने हमने कुछ पीटर नवारो को देखिए, पीटर नवारो को देखिए, एग्जैक्टली उनका पोस्ट दिखाइए। हाँ, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी मोदीज वॉर कहते हैं, बल्कि फंडिंग देखी जाए तो ये ट्रम्प्स वॉर क्यों ना कही जाए। उसके बाद आज उन्होंने ये सब लिख दिया है। एक बार मैं कंक्लूड कीजिए। पूरे देश की जो इज्जत है उसको वो ताक पे रख दिया उन्होंने, अमेरिका ने। तो मुझे तो नहीं लगता कि अजय जी जैसे जो व्यक्ति हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इसको स्वीकार करेंगे। अगर ये पागल नहीं है तो और क्या है कि एक ऐसा देश जिसको आप बोल रहे थे 21वीं सदी में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होगी ये, उसके साथ आप तरीके की मिट्टी पलीत कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक भारतीय जो है वो इसको स्वीकार कर सकता है। अजय जी, एक छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जाऊंगी रुबिंदर जी के पास, एक छोटा सा इस पर रिस्पांस। जय जी जी, सुशांत जी ने दो बातें कही। एक तो दावतें वाली बातें, वाकई कई बार दावतें होती रहती थी, पर हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए नहीं गए आज तक पाकिस्तान। ये मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर कमेंट, चूँकि सुशांत जी एक सीनियर फेलो हैं और सुशांत जी को मैंने बहुत पढ़ा है पहले। अलग बात है कि आजकल व्यक्तिगत आक्षेप तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो फंडिंग का कमाल है। जहां आज रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के कारण नजरिया नहीं बदलना चाहिए। आप विद्वान आदमी हैं, जिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ISI को कौन बुलाया, ये मैं भी इस पर भी नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, आपने जो कहा कि पागल की बात, नहीं मैं नहीं हो रहा हूं। पागल की बात मैंने इसलिए कहा कि जो भाजपा के लोग अब भक्ति कर रहे हैं वही कभी उनकी भक्ति करते थे। जब वो चुनाव जीते तो उनके लिए बहुत सारे प्रार्थना और बहुत सारे आरती उतारी गई, प्रधानमंत्री समेत वहां जा करके वो सब किए थे, और अब वही भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है मुझे अमेरिका के साथ संबंध कैसे रखना चाहिए, किस स्तर पर रखना चाहिए, ये मैटर करता है। नमस्ते से और हौडी से नहीं काम चलेगा। पहले भी हम लोग उसका विरोध करते थे कि आप व्यक्तिगत छवि बनाने में देश के कोर मुद्दों से आप मत भटकिए। कोर मुद्दे सुशांत जी, बहुत छोटा सा रिस्पांस पे मैं जाऊंगी गौरव जी और रुबिंदर जी के पास। राष्ट्रीय हित गौण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना, जो बड़ी तस्वीरें वो आप पर इंपैक्ट डाल रही है कि नहीं, कि शहबाज शरीफ वहां पर साइड में खड़े हैं और प्रधानमंत्री और पुतिन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, या फिर पुतिन के साथ जो एक रिश्ता, पारंपरिक रिश्ता है ये भारत का, कार में भी दोनों गए हैं, लगभग 45 मिनट साथ में रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये भारत के हित में है, अगर हम एक मजबूत रिश्ता ऐसे वक्त पर जब ट्रंप टैरिफ नीति से दबाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेड डील के लिए दबा रहे हैं, तो हम इस रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं? ये वाला मामला ठीक है कि नहीं? अजय जी, छोटा सा 2 लाइन का जवाब। मुझसे बात कर रही है अंजना जी? हाँ अजय जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। A9 का फोटोग्राफर बहुत जबरदस्त है, जब हाँ A9 का फोटोग्राफर बहुत ही सेट है। वो फोटो उसी तरह खींचता है जब बीच में जाकर के हाथ मिलाते हैं प्रधानमंत्री या 2 लोग बात कर रहे होते हैं। ये फोटोशॉप की राजनीति थोड़ी होती है, कूटनीति। कूटनीति में राष्ट्रीय हित इसमें कौन सा फोटोशॉप है सर? दिखाइए, मोदी चलवाइए, वही सब चलता है। कौन सा फोटोशॉप है, कौन सी फोटो? आप बताइए, हम उसको हटा देंगे स्क्रीन से। मैं ये कह रहा हूँ स्क्रीन से हटा देंगे, आप बताइए।
अरे बात आप देखिए ना, इसमें बात किससे हो रही है? अरे इसमें बात किससे हो रही है? यही फोटो अभी दिखाई, बात किसी और से हो रही है, बीच में आप लपक जाइए। लपकने से क्या होता है? इससे कोई विदेश नीति पर असर नहीं पड़ता। विदेश नीति के कोर इशू पर हमें बात करनी है कि क्या चाइना से जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम होगा, क्या टेररिज्म बंद होगा, पिक्चर को एनालाइज करने पर बिल्कुल वाजिब सवाल में लेके जा रही हूँ आगे। तो आप ये कह रहे हैं कि फोटोशॉप नहीं है, फोटोशॉप आपने गलत शब्द बोला, फोटो को एनालाइज कैसे करना है उसमें लेकर मतभेद हो सकता है। रोबिंदर जी आपके पास आ रही हूँ, 3 बड़े सवाल है, सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि भी उसी तरह जाते हैं, फोटो खींचते भी ठीक है, ठीक है। फोटो पर एक पूरा ऐसे उन्होंने लिखा है कि फोटोशॉप, फोटो को खिंचवाते ऐसे एएनआई वाले फोटोशॉप कर रहे हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका भी देख रहा है, और इस मैसेज में ये जो आज यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने सुबह सुबह आज ये पोस्ट किया, इसमें कितना पढ़ना चाहिए? इसको कितना मतलब इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए? अगर आज वो सुबह सुबह दोस्ती का पैगाम यूएस एम्बेसी इन इंडिया, आज जब ये एससीओ समिट हो रहा है, पुतिन से मुलाकात थी पीएम की, तब जब वो ये सुबह सुबह यूएस एम्बेसी इन इंडिया ये प्यार भरा दोस्ती का संदेश लिखते हैं। मैं क्विकली बुलेट पॉइंट्स में करना चाहूंगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप डिस्कस करवा रही हैं, उन पे आऊंगा। पर पहले एम्बेसी ने एक्चुअली इन्होंने कहा है कि ये इनका यूजुअल इनिशिएटिव है, यूएस इंडिया फ्रेंडशिप, पीपल टू पीपल। बट हाँ, इस समय डाला क्योंकि सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स में। अभी तो एससीओ हुआ है, 20 दिन बाद यूएन जनरल असेंबली होनी है, तो इस महीने में भारत का जो स्टांस रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका इंपैक्ट होगा। तो ये एक रूटीन डिप्लोमेसी है। उन्होंने आई थिंक ये मार्को रूबियो का जो ट्वीट आगे भेजा है, इसका कभी पहले कहीं स्टेटमेंट है, तो उन्होंने एक तरह से अपने को एक स्टेबलाइजिंग डिप्लोमेसी दिखाते हुए करा। बट बैक टू द बिग पिक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स। दुनिया में केवल 2 तरीके के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स, दैट इज ऑल। तो आज जो हमारा दुश्मन है, कल वो मेरा पोटेंशियल फ्रेंड भी हो सकता है। आज जो मेरा दोस्त है वो एनिमी हो सकता है, और फिर वो मेरा पोटेंशियल फ्रेंड भी रहेगा। और डिप्लोमेसी में इसी को इस तरह से कहते हैं। तो आपकी इस कैटेगरी में पाकिस्तान कौन सी कैटेगरी में आता है? पोटेंशियल फ्रेंड में है, पाकिस्तान फ्रेंड भी हो सकता है, चाहे चांस 0.0001% हो, राइट। ईस्ट वेस्ट बर्लिन 0.001%, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल फ्रेंड्स हैं। अभी आज हम चाइना से जो कर रहे हैं, तो पोटेंशियल फ्रेंड में तो कन्वर्ट हो रहा है हमारा, राइट। तो वो सारा रहेगा ना। सेकेंडली, बाय द वे, 2 दिन बाद परसों रात में एससीओ समिट में जा रहा हूं, तो वहां से मैं आपको ग्राउंड का कुछ फीडबैक दे सकूंगा। इट्स अ समिट ऑफ द मीडिया एंड थिंक टैंक्स, जो कि एनालाइज करेगी आज की आउटकम्स को। तो वहां पर यही सारे देशों के मीडिया और थिंक टैंक्स आएंगे, तो हमारी राउंड टेबल्स होगी, तो बड़ा आई थिंक इंटरेस्टिंग आउटकम निकलेगा। बट मुझे जो दिख रहा है, जो भी फीडबैक आएगा इंडिया को अप्रिशिएट करता हुआ आएगा। आई कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट इट। आपने बीच में एक बहुत अहम बात कही कनेक्टिविटी को लेकर, एम्बेसडर ने भी, कि पीएम ने जो आज बात करी कि हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चबार पोर्ट इत्यादि कर रहे हैं, बट कनेक्टिविटी को, टेरिटरी की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली सिग्नल है चाइना को, चाइना के सीपेक कॉरिडोर को, क्योंकि पाकिस्तान से जाता है जाए, बट सीपेक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है। वो क्लियर मैसेज है, जो कोर रीजन है जो बीआरआई अपोज करते हैं वो है, राइट। तो ये जीरो सम गेम नहीं है इन अ सेंस। आज की दुनिया, अगर फिर हम कहें, मैंने आपके साथ ही शायद G20 में मॉडल बनाया था, थोड़ा विजुअल 3D इफेक्ट आपके व्यूअर्स के लिए, कि आज की दुनिया एक मैट्रिक्स है, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही है, बट यस ऑल्सो कमिंग बैक। हम कोई बैंगन तो है नहीं थाली के कि आज हम इधर गए उधर हो गए। और अमेरिका से हम एब्सोल्युटली अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म चला जाएगा, बट हाँ, जब तक ये जाएगा तब तक काफी कुछ चीजें शायद बदल भी जाएंगी, बट एनीवे देखेंगे। ठीक है, गौरव जी से अब इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि गौरव जी आपने भी कहा कि अब अमेरिका को ये, अमेरिका को वो, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय तो ये मेंटेन कर रहा है कि हम इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज चाहते हैं, और इसी वजह से भारत ने जिस ग्रेसफुल तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को, क्योंकि हम उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है पीटर नवारो, उनकी बातें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट ऑफेंसिव प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और भारत के खिलाफ खोल रखा है। लेकिन भारत किसी एक नवारो या किसी एक व्यक्ति की वजह से रिश्ता नहीं खराब कर सकता है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना होगा एक देश का दूसरे देश के साथ रिश्ता है। किन मुद्दों पर सहमति चीन के साथ बनी है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। गलवान दिप्सांग इलाके से सैनिक पीछे हटाए गए,
5 साल बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचेगा। नाथुला दर्रे से बॉर्डर ट्रेड शुरू करने पर बातचीत है। भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश यात्रा, जिसका फैसला पहले लिया गया था, वो शुरुआत की अनुमति हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि अचानक अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है, घटता है, तो ये सब कुछ किया जा सके। लेकिन जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका ने चूंकि इस तरह का टैरिफ दबाव बना दिया इस वक्त, तो हम एक बहुत ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं और बाद में हमारे लिए ये मुश्किल बनेगा, क्योंकि चाइना को हमने आजमा के देख लिया है। एक बार नहीं, 62 की जंग से लेकर अब तक हम भरोसा तो कर नहीं सकते इस देश पर, यह बात तय है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, आपने बहुत सही बात कही। कई बार कूटनीति में क्या कह रहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है क्या नहीं कह रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और बाकी जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी का साथ आना, अमेरिका तक संदेश चला गया है, ये बात स्पष्ट है। देखिए यूएस एम्बेसी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मित्रता है अमेरिका के साथ वो आगे बढ़ रही है और वो नई हाइट्स पे पहुंच रही है। इस एक्सपोज का कुछ तो मायने है। मायने ये है, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताता हूं कि भारत अपनी विदेश नीति स्वयं तय करता है और ट्रंप के लिए अपशब्द कहना, पता नहीं क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता 3 बार कह रहे थे कि गाली दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये आचरण होता नहीं, हम लोग ये करते नहीं हैं। आप इंतजार करते हैं सही पल का और उसके बाद मजबूत जवाब देते हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं 1-2 बातों का उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस में मातम का माहौल क्यों है? और अंजना जी, आपने भी उनके जख्मों को कुरेद दिया जब मार्केट में बरनॉल भी नहीं है, बेचारे करे तो करे क्या। आपने ध्यान दिया, उन्होंने कहा केवल जी जिनपिंग और पुतिन, ये 2 बड़े नेता दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं। लेकिन नहीं, आपके लिए एक दुखद समाचार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, अमेरिका का एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। कहता है चाइनीज, रशियन एंड इंडियन लीडर्स प्लेज कोऑपरेशन इन अ मैसेज टू ट्रंप। ये संदेश ट्रंप को दिया है मोदी जी ने, पुतिन ने और जी जिनपिंग ने। मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। हो सकता है आपका दर्द बड़ा हो, लेकिन अच्छा है। दूसरी बात, अंजना जी आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं विदेश नीति क्या है? अरे विदेश नीति तो ये है कि हम अगर फ्रांस से रफेल लेते हैं, S-400 रूस से लेते हैं, अमेरिका से अपाचे चिनूक लेते हैं, और आप तो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन इजराइल हमें मदद करता है ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो जान लीजिए मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। और शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के आतंक हमले के बाद क्या किया था? कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। बताइए, एक तरफ भारत, एक तरफ आतंकिस्तान, दोनों को बराबर एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया था। ये आपकी विदेश नीति थी। दूसरा, गलवान, अंजना जी हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, मैं आपको बताता हूं। 20 जवानों ने शहादत दी है, लेकिन बातचीत करके भी मसले हल किए जाते हैं। और जहां हमें अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी है, हमने दिखाई है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, हमारी संप्रभुता पे वो प्रहार है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जो रोड बनाई जा रही है वो उस जगह से जाती है जो पीओके में आता है और जो भारत का हिस्सा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए हमें एक बात समझनी होगी, जिस आत्मविश्वास से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष रखा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ है और अमेरिका भी इसको देख रहा है। तभी जब आप कह रही हैं, उनके नवैरो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर क्या कहते हैं, एक बौखलाहट हमें दिखाई देती है जब वो विरोध करने का कोशिश करते हैं और एक कास्टिस्ट बात कहते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कूटनीति में जो भारत कदम उठा रहा है वो बड़ी स्पष्टता से और बड़े सकारात्मक कदम है। हम आंख बंद करके किसी में भरोसा नहीं करते, लेकिन हम अगर आंख खोले हुए हैं तो ये भी देख रहे हैं क्या परिस्थिति में बदलाव है और उस बदलाव में हम कैसे अपने आप को ढालें कि भारत का हित हो। ये आवश्यक है कूटनीति में जो भारत कर रहा है। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। और इस परिस्थिति में आप क्या करते? क्योंकि आपने तेल खरीद को भी लेकर कहा कि एक नाराजगी यूरोपीय देशों की, जिस पर वीना मैम भी कह रही थी,
तो क्या रशिया से ये कच्चा तेल नहीं खरीदते? नहीं, कच्चा तेल खरीदते तो हमारे देशवासियों को हम लाभ देते। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आप भी एक बार रिपोर्टिंग में बात बताया था कि 40 रुपए के अंदर आना चाहिए था। जब इतना कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था तो देशवासी को क्यों नहीं लाभ हो रहा है? रिलायंस को, अंबानी को और नयारा को क्यों हो रहा है? कौन है दोनों? गुजरात के लोग हैं। तो पेट में दर्द मैं माना कि वाजिब है भाजपा भक्तों को जब ट्रंप पर कुछ बात आ जाती है तो हम तो कह रहे हैं ट्रंप को जवाब दो, जवाब देने में भी दर्द है और इतने दिन से बंडोल लगा रहे हैं। अब शांति बीच में नहीं बोला मैं, ये बदतमीजी अच्छा नहीं होता है, जरा सुन लीजिए। इतना दर्द क्यों होता है? बंडोल भिजवा देंगे आपको, आप लगाइएगा, लगातार लगाते रहते हैं। विदेश नीति में आउटकम देखा जाता है, भाई इसका ये नहीं, ऑप्टिक्स नहीं देखी जाती, पहली बात। दूसरी बात, ड्रामा और ड्रामा नहीं, ये ड्रामा नहीं, मोदी जी वहां ड्रामा कर रहे हैं, आप चैनल पर मत ड्रामा कीजिए। डॉक्ट्रिन से विदेश नीति चलती है, ड्रामा से नहीं चलती है। और ड्रामा करने वाले इस देश के विदेश नीति को जानते हैं, मजाक बना दिया है। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, बिना पेंदी का लोटा, न घर का न घाट का। देश के माने स्वाभिमान को, देश के मान सम्मान को आप इस तरह से यहां लुढ़का के वहां लुढ़का के देश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत बहुत मजबूत है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पहले से मजबूत रही है। आपने बीच में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने का काम किया। तीसरी बात, बिना रीढ़ का हड्डी की बात आप कर रहे हैं। वाकई रीढ़ ही नहीं हो तो सरेंडर तो आप कर ही जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले तक चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, अब जाकर सरेंडर करके हाथ जोड़ रहे हैं और वो फोटो दिखाया जा रहा है कि देखिए देखिए कितना नजदीक फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे फोटो सब भाजपाइयों के घर में डलवा दीजिएगा कि देखिए चीन के जिनपिंग के साथ कितना पिंग पिंग हो रहा है। ये पिंग पिंग बंद कीजिए, देश के लोग समझ रहे हैं। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था चाइना, और देश के साथ जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे, देश के साथ वो गद्दारी कर रहा था। आज भी व्यापार आप सबसे ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, क्या उस व्यापार घाटा को पूरा कर पाएंगे? जवाब दीजिए गौरव जी, अमेरिका से गौरव जी जवाब दीजिए। ठीक है, एक वो जवाब दे दे, फिर मैं आ रही हूँ वापस अन्य मेहमानों के पास। नहीं हो सकता, बस लास्ट कीजिए। अंतिम। अच्छा, चलिए मैं उत्तर दे दूं। हाँ बोलिए। धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले, हाँ, रीढ़ की हड्डी किसकी नहीं है मैं आपको बताता हूं। जो पलटियां मारते हैं, पलटियां कैसे मारते हैं? देखिए, हमारी विदेश नीति में बहुत स्पष्टता है, हमें पता है हमें क्या चाहिए, क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। कंफ्यूजन है कांग्रेस में। कैसे? राहुल गांधी ने पहले कहा ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप झूठ बोलते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो राहुल गांधी पलटू राम बिना रीढ़ की हड्डी वाले बोले कि सही कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब क्या है? भारत में अगर हौसला आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो कहां मातम बनेगा? कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और इसका दूसरा उदाहरण इसी डिबेट में हुआ। मैंने बताया शहबाज शरीफ वहां खड़े थे, जैसे वेटर खड़ा होता है, और मोदी जी जिनपिंग और पुतिन आपस में बात कर रहे थे। मोदी जी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसी परिस्थिति में जहां ताकत है, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? पाकिस्तान के दोस्त कांग्रेस पार्टी को। तुरंत अजय उपाध्याय जी ने क्या बोला? अरे 2 लीडर की बात चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री टपक गए, लपक गए। अब आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी को भारत के हित को देख के दर्द होए, वो क्या जाने कि भारत आगे बढ़ रहा है तो कैसे लाभ होगा नागरिकों का। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज मोदी जी से नफरत करते करते ये भारत विरोध करने लगे हैं, और ये देश की जनता देखती है। जब भी हम लोग गर्व महसूस करते हैं तो इन्हें दर्द होता है। सुशांत जी, वो आप पर भी कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, आप दे सकते हैं। इसके बाद आ रही हूँ अजय जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी अजय जी। लेकिन सुशांत जी, इसके बाद आ रही हूँ वीना जी। सुशांत जी, बड़ी चीज ये है कि देखिए, तस्वीरें हम एक जो सुपर पावर वाली अमेरिका की छवि है, उसके सामने ये तमाम मुल्क आज खड़े हो रहे हैं इस टैरिफ आतंक के सामने। लेकिन अल्टीमेटली क्या हासिल होगा? नहीं अंजना, देखिए 2-3 चीजें। एक तो जिस तरीके की बात इन्होंने की अजय जी ने, मतलब इनको शोभा नहीं देती, लेकिन अब ऐसे ही लोग, हमारे नेता ऐसे ही हैं। अब क्या बोला जाए, फंडिंग की ये बात कर रहे हैं, कोई और आर्गुमेंट तो है नहीं, तो फंडिंग पे आ गए। वो भी किसी ने लालछन लगाया तो ये शुरू हो गए।
बाकी अगर फंडिंग की बात इनके बारे में पूछी जाए या इनके नेता जो विदेशों में जाके मांग करते हैं कि हस्तक्षेप किया जाए, भारत की राजनीति में आवाज उठाई जाए, भारत की जो सरकार है उसके ऊपर लथाड़ा जाए क्योंकि इनकी राजनीति नहीं चमक रही, तो ये इनकी मर्जी है, ये कर सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री अभी तक तो। बाकी इनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपका सवाल है, देखिए एक रीसेट नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक रीबैलेंसिंग जरूर हो रहा है दुनिया में, और उसमें जो जिस तरीके की नीतियां अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है, अभी तक तो अमेरिका के जितने सहयोगी देश थे, चाहे वो यूरोप में हो, जापान हो, कोरिया हो और देश हो, उन सब ने अभी तक तो घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। लेकिन ये ज्यादा देर बात चलेगी नहीं। अमेरिका ने जो एक सिस्टम बनाया था 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसमें आर्थिक सहयोग और उसके साथ साथ सामरिक तरीके से जो वो लोगों का समर्थन करते थे, उन दोनों जो पिलर्स थे अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। अब जो देश सामने अभी तक नहीं टिक पाए, वो तो अमेरिका के सामने ढेर हो गए। जो अपनी प्रभुसत्ता को बचाना चाहते हैं, वो एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। अब वो रीबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, कुट्टी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। और एक जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही थी कि यार आप हमसे तो ये अपेक्षा करते हैं कि हम रूस से जाके तेल ना लें, तो फिर हम आपसे जब बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ डील ना करें, आप क्यों करते हैं? तो ये तो हर एक के लिए बात स्टैंड करेगी ना। तो ये सिर्फ मेरे ऊपर तो लागू नहीं होगी। और यही हमारा मुद्दा है कि भाई यूरोपियन यूनियन वालों को इतनी तकलीफ हो रही है कि भारत तेल क्यों ले रहा है। इंसिडेंटली अजय जी अगर थोड़ा सा तेल की इकोनॉमिक्स को पढ़ ले तो बेहतर होगा। जो तेल आता है वो निर्यात भी होता है, और उससे वो सबसे बड़ा आइटम है भारत की जो एक्सपोर्ट्स है, उसमें सबसे बड़ा आइटम नंबर 1 तेल है। नंबर 2, ये बात ठीक है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई तेल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। इनकी राज्य सरकारें हैं, ये भी टैक्स कम कर दे तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चलाना चाहते हैं भारत में, उसके लिए आप पूरी में नहीं चला सकते, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। और पेट्रोल से जो आपने उसका दाम ज्यादा रखा हुआ है, उससे जो रेवेन्यू अर्न होती है वो किसी की पॉकेट में नहीं जा रही, वो रेवेन्यू जो है वो सरकार के खाते में जा रही है। ठीक है, और वो लोगों अजय जी, चूंकि मैंने आपको वादा किया था एक छोटा सा रिस्पांस छोटा सा दीजिए, फिर मुझे वीना मैम के पास जाना है। वाकई सीनियर फेलो हैं सुशांत जी, मुझे भी शोभा नहीं देती और इन्हें भी शोभा नहीं देती कि एक पार्टी को टारगेट करके एक पार्टी के लिए यहाँ काम करते हुए अपनी विश्लेषण क्षमता को दिखाएं। सबको पता है भाई, रिलायंस पर तो आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है रिलायंस को लाभ हो रहा है सबसे ज्यादा। ये 45% तेल वो अपने मार्केट लेकर के जा रहा है, ये रिकॉर्ड आपको भी होगा तेल की इकोनॉमिक्स। इस देश की जनता को लाभ नहीं हो रहा है 1 रुपए का पाई का भी। दूसरी बात, हमारे साथी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की है, भाजपा के प्रवक्ता। अरे भाई, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हमने इस देश के विदेश नीति को बनाया, विश्व में हम देश को स्थापित किए। जब नॉन अलाइनमेंट का दौर था उस समय भी हम नेता थे, और आज भी जब तक मनमोहन सिंह की बात करते हैं, उसी अमेरिका से साथ में आंख से आंख मिला करके हमने परमाणु समझौता किया। आज वही अमेरिका है, 50% ट्रेड और अभी भी डिफेंड आप कर रहे हैं। इतनी भक्ति नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट, और आप हमारे नेता के लिए जो बोलना है आप बोल लीजिए, नेहरू जी के लिए बोलिए, कांग्रेस के लिए बोलिए, राहुल जी के लिए बोलिए, मैं फेकूराम के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ये अच्छा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, सब हल्की बातें, लेकिन सच्चाई है कि देश के स्वाभिमान पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। विदेश अरे आप भी तो हल्की बातें करते हैं, आप बड़े गंभीर बात करते हैं। आप लोग हल्की बातों का एक अलग से कंपटीशन रख लीजिएगा सर, हल्की बातों का एक अलग से कंपटीशन कर लीजिएगा, उसमें कोई एक कंट्रीवार नहीं है। लेकिन अजय जी आपको नहीं लगता है कि ट्रेड डील अगर नहीं हो रहा है किसानों की, एक सेकंड सर, मैं उसी में सवाल जोड़ रही हूँ ना, आप जो अजम्पशन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है ट्रेड डील पर हम अडिग खड़े हैं? आपको नहीं लगता है कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम अडिग खड़े हैं ट्रेड डील पर? आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से वो 50% टैरिफ अमेरिका लगा रहा है? भारत उन तटस्थ देशों में पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है। ब्राजील और भारत 2 ही देश को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 50% टैरिफ उसने भारत और ब्राजील पर लगाया है,
और हम अडिग खड़े हैं उसके बावजूद। अंजना जी, ये आपको नहीं लग रहा है कि तटस्थता है? अंजना छोटा सा जवाब सर। अंजना जी जो 25% अलग से लगाया है, जुर्माना लगाया है, वो तेल के कारण लगाया है और उससे किसान का हित नहीं जुड़ा हुआ है। तेल खरीदना चाहिए कि नहीं? और न्यारा का हित जुड़ा हुआ है। तेल लेना चाहिए कि नहीं? मैंने तो आपसे पूछा था कच्चा तेल लेना चाहिए भाई, कि तेल खरीदना चाहिए तो आपको हमको लाभ, अरे आपके दर्शकों को लाभ हो तभी तेल का जरूरत है। ठीक है, न्यारा को नहीं लाभ हो, रिलायंस को लाभ होने के लिए नहीं तेल चाहिए और देश पर जुर्माना हो। देश के आप वीना जी एक रिस्पांस फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट हो गया, तमाम बातें आपकी आ गई, जो वो रेज कर रहे हैं इशू, उस पर भी वीना जी आपका जवाब, और बड़े पैमाने पर। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वहां एससीओ के भाषण में, वो सारे उनके पॉइंट्स तियानजिन डिक्लेरेशन में आए हैं, जो एससीओ समिट का डिक्लेरेशन हुआ है। तो इससे ये बहुत फायदा हमें हुआ है कि एससीओ एज अ ग्रुप, वो बिल्कुल वो जो पूरा समूह है एससीओ का, सारे देश जो हैं, पाकिस्तान उसमें जुड़ा हुआ है, वो स्वीकार करते हैं, इट्स अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट, वो स्वीकार करते हैं कि जो भारत ने कहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, पहलगाम के इंसिडेंट के बारे में वो दोहराया गया है और कहा है कि जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम इससे एससीओ को अपने पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, रैट्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, उसके जरिए से हम पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, जो उनका जो स्ट्रक्चर में बना हुआ है उनको देने, बिल्कुल वो उनको हम कह सकते हैं आप अपना इंफॉर्मेशन दे। और फिर इस बलबूते पे कि हमारा एससीओ का अग्रीमेंट है ऑन काउंटर टेररिज्म, उससे हम यूएन भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो चीन के साथ बातचीत हुई है उसमें भी हमने सारे पॉइंट्स प्लेस किए हैं और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन को भी इस वक्त भारत की बहुत जरूरत है और वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। और इसलिए जो लोगों ने बहुत कम इसके बारे में लिखा है कि इनके एक बहुत सीनियर लीडर हैं शी जिनपिंग, शाइची, उनके साथ भी हमारे प्रधानमंत्री की जिनको माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि उत्तराधिकारी बने। गौरव जी सबकी बातों का जवाब जल्दी से। चाहते हैं कि भारत साथ अच्छे रिश्ते जी बोलिए। देखिए अंजना जी, जितना हम देख पाए हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की आवाज बहुत ही स्पष्टता से और मजबूती से इस मंच पे रखी गई है और लोग कहते हैं एक तीर से दो निशाने हैं। मैं कह सकता हूं जब आतंकवाद की बात होती है एक तीर से तीन निशाने। सबसे पहले देखिए, हमने दिखाया किस तरह से आतंकिस्तान को, जो वहां उपस्थित था, कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और विश्व मंच पे हम मजबूती से उठाएंगे और तुम अलग थलग पड़ जाओगे। कोई देश अगर समर्थन भी करेगा किसी आतंकिस्तान का तो वो भी दोषी है, जैसे वहां तुर्किया था। और तीसरा, आज अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको विदेशी अखबार की जो सुर्खियां हैं वो पढ़ के बताई। एक बात जरूर कहूंगा, हिंदी चीनी भाई भाई हमने नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्थान तब तक नहीं ग्रहण करेंगे जब तक चीन को नहीं मिल जाएगा। ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ये कैसी विदेश नीति थी? कभी आत्ममंथन करिएगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहने से आप बड़े नहीं होंगे। अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी लकीर, बीच में मत बोलिए, अच्छे ज्ञान लाते हैं। पूरा कीजिए प्लीज गौरव जी, पूरा कीजिए। अच्छा, लेटर पढ़ लीजिएगा, लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू जी के लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर है, पढ़ लीजिएगा। इनको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। अंजना जी, मैं इसको बड़ा सकारात्मक एक संदेश देखता हूं और भारत का हित सर्वोपरि है। इस मूल मंत्र से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन कैसे रिश्ते उभरते हैं धीरे धीरे, इस पर नजर रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।